गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी के पाठ एक बड़े भाई साहब। ठीक है। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। इसके पहले वीडियो में हमने हिंदी का ही पद्य पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम गद्य पढ़ेंगे जिसका पहला पाठ है बड़े भाई साहब। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जिनका मूल नाम धनपत राय भी है। ठीक है। जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही गांव में हुआ था। रचनाएं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि। और इनकी भाषा शैली में मिश्रित भाषा का प्रयोग यानी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। तो बड़े भाई साहब नाम से ही बड़े होने के एहसास के बारे में बताया गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी काम को करने जाते हैं तो घर के बड़े आपको कहते हैं कि ये काम बड़ों का है, आपका नहीं है। तो आप कहते हैं ना कि काश मैं भी बड़े हो जाती या बड़ी हो जाती। परंतु इस गलतफहमी में मत रहिए कि बड़े होने से आप हर काम को कर पाएंगे। कभी कभी बड़े हो जाने पर आपके अंदर की जो एक चंचलता है वह कभी कभी समाप्त हो जाती। कभी कभी आपको न चाहते हुए भी अपने अंदर को, आत्मा को कहीं कोने में रखना पड़ता है और ऐसे कई अनगिनत काम करने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि एक बड़े भाई साहब रहते हैं और अपने छोटे भाई को के लिए बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं ताकि वह बहुत सारे ऐसे काम करे और अपने छोटे भाई की आशाओं में खरे उतरने के लिए वह अपने बचपन को भी भूल जाते हैं। ठीक है। और बड़ा होने का एहसास कराते कराते वह कब अपने बचपन को भूल जाते यह एहसास उन्हें भी नहीं रहता है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। अब यहाँ लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद बता रहे हैं कि उनके भाई साहब उनसे कितने साल बड़े हैं, 5 साल बड़े। वे केवल 3 दर्जे आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। उनका कहना था कि शिक्षा जो है जल्दबाजी में नहीं ली जा सकती, उसे एक क्रम से लेना चाहिए। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। ये बात सही है कि जब आप घर बनाते हैं तो उसकी जो नींव रहती है वो बहुत मजबूत रहती है, तभी तो उस पर आप डबल स्टोर ट्रिपल स्टोर बना सकते हैं। जब तक उसकी नींव अगर मजबूत नहीं रहेगी तो आप उसमें डबल मंजिल घर नहीं बना सकते। तो यहाँ पे लेखक वही बताना चाह रहे थे। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तम्ही की और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। अर्थात जो उनके छोटे भाई थे उनका कहना था कि मेरे भाई को मेरे ऊपर निगरानी रखने का पूरा अधिकार था। वह स्वभाव से ही यानी बड़े भाई साहब स्वभाव से ही अध्ययनशील थे। हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10 बार लिख कर डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिससे ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य होता। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की उस व्यक्ति को पहचानने की, उसका कोई अर्थ निकालूं, परंतु असफल रहा। वह 9वीं जमात में थे, अर्थात वह 9वीं कक्षा में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह और बड़ी बात थी। अर्थात छोटा भाई बड़े भाई के शब्दों को, अर्थों को समझ नहीं पाता था। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। 1 घंटा भी किताब लेकर पढ़ना पहाड़ लगता था। मौका पाते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ बनाता, कभी कोई साथी मिल जाता तो उसके साथ खेलता, कभी फाटक पर सवार हो जाता। परंतु जब बड़े भाई साहब देखते तो उनके
उनका रौद्र रूप देखकर उसके प्राण सूख जाते थे, यानी छोटे भाई के प्राण सूख जाते थे, वह डर जाता था। उनका पहला सवाल होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मैं चुप रह जाता था, अर्थात जो छोटा भाई वह हमेशा चुप रह जाता था। मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज नहीं था। स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। ठीक है, कभी कभी भाई क्रोध में रहते हैं और कभी कभी वह प्रसन्न मन से भी बात करते हैं। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना जाएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती और खून जलाना पड़ता है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे हैं, तब कहीं जाकर विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर है। और मैं कहता हूँ, तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। अब यहाँ पे अपने भाई को, गूंगा एक कीड़ा है, ठीक है, उसे देखकर कहते हैं कि तुम उसे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब मेहनत करते हैं और तुम यह देखते हुए भी मेहनत नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा है जाते हुए? एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद करके समय व्यतीत कर रहे हो? अर्थात बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहे हैं कि तुम इस प्रकार खेल कूद करके समय को क्या कर रहे हो? नष्ट कर रहे हो। मैं यह लताड़ सुनकर, और छोटा भाई क्या है, ये सारी बातें सुनकर आंसू बहाने लगता है, ठीक है, और उसकी हिम्मत टूट जाती है। ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि उनके जिगर के टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती है। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। छोटे भाई में इच्छा होती, क्यों ना मैं घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो क्या आ जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, ऐसा छोटा भाई बोलता है। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब और 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर और आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। अब छोटा भाई टाइम टेबल तो बना लेता है, लेकिन उस पर अमल करने के लिए सोचता है। पहले दिन उसने उसकी अवहेलना कर दिया, यानी कि उस टाइम टेबल के अनुसार नहीं किया। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेज और फुर्ती, ये सारी बातें उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और वह खेलने फिर चला जाता है। और वह, उसके दिमाग में यह बात नहीं आती कि बड़े भाई साहब उसे डांटेंगे। ठीक है, फिर सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब क्या हो गए? फेल हो गए। मैं पास हो गया और दर्जे में क्या आया? प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं और आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई यह पूछूं। मुझे देखिए, मज़े से खेलता रहा और दर्जे में क्या आ गया? अव्वल आ गया। लेकिन वह उतने ही दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार मैंने मन से निकाल दिया। लज्जास्पद, मतलब उसके मन में खुद में लज्जा आ गई कि मैं अपने बड़े भाई को कैसे बोलूं। भाई साहब का वह रौब मुझ पर नहीं रहा। धीरे धीरे भाई साहब अपने रौब, मतलब गुस्सा व क्रोध, तो बड़े भाई साहब का छोटे भाई पर क्रोध धीरे धीरे कम हो गया। वह आज़ादी से खेल कूद करने लग गया। दिल मजबूर था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो मैं साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। ऐसा छोटा भाई है, अपने बड़े भाई को बोलने के लिए सोचता है।
मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता है कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। अब छोटा भाई बड़े भाई से नहीं डर रहा था। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। बड़े भाई जो है बता रहे हैं कि रावण भी बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका इतिहास में नाम जाना जाता है कि वह अपनी बुद्धिहीनता के बुद्धिमान होने के बावजूद भी क्या हुआ, उसका विनाश हुआ। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया है, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। अब बड़े भाई उसे समझाते हैं कि घमंड ने किसी का भी क्या किया है, कुछ उपकार नहीं किया है। घमंड, जो भी व्यक्ति घमंड करता है उसका विनाश निश्चित है। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह भी अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया और तुम में इतना अभिमान भर गया। तो जो बड़ा भाई है वह उसे समझाता है, फिर भी कभी कभी गुल्ली डंडे में अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। बड़े भाई उसे समझाते हुए बताते हैं कि कभी कभी गुल्ली डंडा में अंधा चोट निशान भी सही निशाना भी पड़ जाता है, तो इससे वह निशाना हर बार सफल हो जाए यह ज़रूरी नहीं। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिखा तो सब नंबर गायब। सफ़ा चट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते चले गए। अब यह भाई साहब बता रहे हैं कि एक ही नाम के पीछे प्रथम द्वितीय करके लगाते, तो इस प्रकार लगा दिया गया। ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह, अ ब ज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अबज और अजब में क्या फ़र्क है। खाई इधर खाई तो उधर क्या है। दाल भात रोटी खाई और भात दाल रोटी खाई, तो इन दोनों में क्या अंतर है, ऐसा भाई साहब छोटे भाई से पूछते हैं और कहते हैं कि इस रेखा पर वह लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगना हो जाएगा कि आधा रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करनी ही होगी। तो बड़े भाई साहब बताते हैं छोटे भाई को कि इतना सब करने के बावजूद भी अगर तुम पढ़ाई को सही ढंग से नहीं ले पाओगे, ठीक है, उसे सरलता से नहीं लोगे, तुम एक दर्जे में प्रथम आ गए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर दर्जे में प्रथम आ जाओगे, ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाते हैं। अब जो है बड़े भाई साहब धीरे धीरे नरम पड़ने लगे। क्यों? क्योंकि अब उनके बड़े भाई और छोटे भाई दोनों में एक दर्जे का ही अंतर रह गया। तो धीरे धीरे बड़े भाई साहब हैं अपने छोटे भाई के प्रति नरम पड़ गए और वे उन्हें डांटने का अधिकार भी अपना समझने नहीं लगे। धीरे धीरे उनकी स्वच्छंदता, मतलब छोटे भाई की स्वच्छंदता अर्थात आज़ादी भी बढ़ने लगी। अचानक ही बड़े भाई से छोटे भाई की मुठभेड़ हो जाती है। जो शायद बाजार से लौटते हैं, उन्होंने वहीं पकड़ लिया और उग्र भाव में यानी गुस्से के भाव में बोला कि तुम कहाँ थे, तुम्हें शर्म नहीं आती। अपनी से नीची जमात यानी नीची कक्षा में
नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार बन जाते थे। अब बड़े भाई जो हैं वह कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ, पर परीक्षकों का यही हाल है। निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष यानी मेरी कक्षा में आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है वो ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे, चाहे तुम MA और DPhil या DLitt ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा हासिल नहीं किया था, परंतु दादा भी शायद 5वीं-6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए उन्होंने दुनिया से ज़्यादा तजुर्बा देखा है, दुनिया में हमेशा तजुर्बा देखा है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें मालूम है जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के अलावा तुम्हें कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, घबराए ना, बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे और सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या उन्हें बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा कितना होता है। बड़ा भाई जो है छोटे भाई को बता रहा है, हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र बिता दी। अर्थात यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार यानी पढ़ा लिखा होने से ज़्यादा भी तजुर्बा बहुत महत्व रखता है। यहाँ पर बड़े भाई जो है बता रहे हैं, आगे एग्जाम्पल देते हैं कि हेड मास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, यानी कि अपने स्कूल के हेड मास्टर को ही देख लो, MA की है फिर भी 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ करती है। हेड मास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध किया तो अब उनके घर में लक्ष्मी आ गई है। भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो, मेरे देखते तुम बेराह ना चल पड़ोगे। अब यहाँ पे बड़ा भाई है वह छोटे भाई को समझा रहा है कि तुम यह मत सोचो कि तुम मेरे साथ आ गए हो तो तुम कोई भी गलत राह पर जा सकते हो। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, ठीक है, इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग गई। मैं उनकी इस नई उक्ति से नतमस्तक हो गया। अब छोटा भाई अपने बड़े भाई के सामने झुक जाता है और उसे सच में अनुभव होता है कि मेरी लघुता का मतलब उसे जो छोटा भाई उसे खुद अपना छोटेपन का अनुभव होने लगता है और अपने बड़े भाई के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हो बिल्कुल सच है, आपको कहने का अधिकार है। तो भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और कभी भी कौवे उड़ाने को मना नहीं करता। मेरा भी मन चाहता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, ऐसा बड़े भाई साहब कहते। इस प्रकार दोनों भाई के अंत में दोनों भाई का आपसी प्रेम बढ़ जाता है और दोनों भाई एक दूसरे की स्थिति को समझने लगते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न अभ्यास। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? खेल में थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला क्या सवाल क्या पूछते थे? कहाँ थे? तीसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में परिवर्तन आया कि उसकी आज़ादी में परिवर्तन आ गया। अब वह बिना रोक टोक के स्वच्छंद घूमने लगा। नंबर 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 वर्ष बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए विभिन्न प्रकार के चित्र बनाते थे। कुत्तों के चित्र, बिल्लियों के और हाशियों के चित्र कॉपी में बनाया करते थे। इस प्रकार हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।